प्राज्वल रेवन्ना का नाम आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में काफी बार सुन ही लिया होगा। एक शख्स जिसके 2500 से भी ज्यादा वीडियोस बाहर निकलकर सामने आते हैं, जिनमें कि वो अलग अलग महिलाओं के साथ में कुकर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस कंप्लेंट होती है तो उसके बाद पता चलता है कि यही प्राज्वल रेवन्ना वोट डालने के अगले दिन ही जर्मनी जा चुका है। कई लोगों ने कहा कि जर्मनी वो भाग गया है, कई लोगों ने कहा कि सरकार ने इसकी मदद करी है। सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हुए तो आरोप प्रत्यारोपों का दौर तो दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टीज के ऊपर भी लगा। इन सब चीजों के बाद में सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में था वो यही था कि क्या प्राज्वल रेवन्ना पकड़ा भी जाएगा, क्योंकि वो तो विदेश भाग गया है। और पिछले कुछ समय में जो भी लोग विदेश भागे हैं वो पकड़ में तो आए नहीं। लेकिन कल देर रात को बेंगलुरु में प्राज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया जब वो भारत पहुंचा। इससे पहले प्राज्वल रेवन्ना को लेकर ये बात सामने आई थी कि 26 तारीख को वोटिंग हुई थी, 27 तारीख को प्राज्वल रेवन्ना देश छोड़कर भाग गया था और 28 तारीख को ये पूरा मामला सामने आया था। हालांकि जिन वीडियोस के बाहर निकलने की बात सामने आई है, बताया ये भी जाता है कि ये वीडियोस पिछले करीब एक साल से सुगबुगाहट का एक दौर क्रिएट कर रहे थे, लेकिन एन चुनाव के समय पर ये वीडियोस निकलकर सामने आ गए। लेकिन आपके लिए और भी ज्यादा हैरानी करने वाली बात यह होनी चाहिए कि सिर्फ प्राज्वल ही नहीं बल्कि करीब करीब 14 नेता ऐसे हैं जिन्होंने कि हाई कोर्ट में और अलग अलग कोर्ट्स में इस बात को लेकर पिटीशन दायर करके रखी है, याचिका दायर करके रखी है कि उनके खिलाफ ऐसा कोई वीडियो अगर सामने आता है तो उसके ऊपर रोक लगा दी जाए। अब भैया देखिए, धुआं तो वहीं उठता है जहां पर आग लगी हो। तो इन नेताओं को कहीं ना कहीं इस बात का एक अंदेशा है कि शायद हमारा भी कोई वीडियो ऐसा निकलकर सामने आ सकता है। तो प्राज्वल यहां पर अकेले कश्ती में सवार नहीं है, बल्कि कई सारे नेता यहां पर सवार। तो हम अगर वापस बात करें प्राज्वल की, तो प्राज्वल को लेकर सबसे बड़ा फैक्टर यह था कि प्राज्वल जो है वो गिरफ्तार नहीं हो पाए थे। उनके बारे में बात यही आ रही थी कि वो जर्मनी भाग गए। इन सब के बीच में एक एसआईटी का गठन किया गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। ये टीम अब प्राज्वल से जुड़े हुए इस पूरे मुद्दे को लेकर पूरी जांच करेगी। इस पूरे केस में जब बात सामने सामने सटीक तौर पर निकल कर आई कि भैया एसआईटी की तरफ से एक ब्लू कॉलर नोटिस जारी किया गया था, और इससे ये पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी देश से दूसरे देश में मूवमेंट कर रहा है तो इंडिया को उस बारे में पूरी खबर मिल जाएगी। और जैसे ही पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि प्राज्वल रेवन्ना जो है वो इस एयरपोर्ट पर फला टाइम पर पहुंचने वाला है, तो वहां पर इमिग्रेशन की टीम, एसआईटी और जो लोकल पुलिस थी वो सब के सब वहां पर प्राज्वल रेवन्ना के स्वागत में नहीं बल्कि उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गए। अब देखो, यहां पर सबसे बड़ा सवाल तो ये आ जाएगा आपके जहन में कि आखिर इतने सारे लोग एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए क्यों पहुंचे। जब एसआईटी गठित कर दी गई थी तो इतने लोगों की क्या जरूरत है। तो देखो, एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था प्राज्वल को लेकर। अब क्योंकि लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, सबसे पहला दायित्व तो इमिग्रेशन टीम का बनता है कि वो इस बंदे को गिरफ्तार करे। तो इमिग्रेशन की टीम इसीलिए जरूरी थी क्योंकि भैया एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ मामला था, तो बंदे को गिरफ्तार करने का हक पूरा उनका था। इसके बाद में क्योंकि लोकल पुलिस भी इन्वॉल्व थी, तो इसलिए इमिग्रेशन टीम जो है वो पहले लोकल पुलिस को हैंडओवर करेगी एंड देन लोकल पुलिस जो है वो प्राज्वल रेवन्ना को एसआईटी को देगी। अब एसआईटी का काम यहां से शुरू हो जाता है कि वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तार उसको पेश किया जाता है और फिर वहां से बताया जाता है कि उसको कितने दिन की रिमांड पर भेजा जाएगा या क्या कुछ उसके साथ में हो। इसके अलावा प्राज्वल रेवन्ना ने भी कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी जारी किया था, जिस वीडियो में उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल अपने परिवार से माफी चाहते हैं और वो जल्द ही एसआईटी के सामने पेश भी होंगे, और 31 तारीख उन्होंने डेट बताई थी। इससे पहले प्राज्वल रेवन्ना के जो दादाजी हैं एचडी देवेगौड़ा, जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट करते हुए खासी तौर पर नाराजगी जताई थी और उन्होंने कहा था कि मैंने प्राज्वल के लिए एक वार्निंग इशू करी है कि वो जहां पर भी है, जैसे भी है, भारत तुरंत से तुरंत लौट कर आए और देश की जो पूरी न्याय व्यवस्था उसका सामना करे। उसको मेरे धैर्य की परीक्षा लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दादा ने अपने पोते को लेकर ये वार्निंग जारी कर दी थी। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो देवेगौड़ा साहब हैं, इनके दरअसल दो पुत्र हैं। एक है एचडी कुमार स्वामी, उनके प्राज्वल रेवन्ना बेटे नहीं है, लेकिन एक और बेटे हैं एचडी रेवन्ना, उनके बेटे हैं। और एचडी रेवन्ना जो है ना, उनके ऊपर भी कुकर्म करने का आरोप लगा हुआ है, वो भी गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन हाल के समय में वो फिलहाल अभी बेल के ऊपर बाहर हैं। तो यहां पर आरोप काफी सारे लोगों के ऊपर लगे हैं। इसके अलावा जिस वीडियो की मैंने बात करी आपको, जो प्राज्वल रेवन्ना ने जारी किया था, इस वीडियो प्राज्वल ने साफ तौर पर कहा था कि 31 तारीख को सुबह 10 बजे के पहले मैं एसआईटी के सामने होऊंगा। मतलब कि प्राज्वल के आने का जो पूरा प्लान था वो पहले ही तैयार हो चुका था कि वो कब, कहां पर, किस तरीके से पेश होने वाला है। प्राज्वल रेवन्ना के बारे में एक सबसे बड़ी बात यह आ जाती है सामने इस पूरे सिनेरियो में कि जब प्राज्वल रेवन्ना के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा था, तो इन सब आरोपों के बीच में आखिर वो बाहर विदेश कैसे भाग गया। तो यहां पर आपको एक चीज सुननी पड़ेगी, और उस सुनने वाली चीज का मतलब है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो होता है वो राजनयिकों को दिया जाता है, और ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आपको काफी तरह की ताकतें देता है।
लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर केस में ताकत की बात करें तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट से ट्रैवल करने वाले व्यक्ति के ऊपर शक की सुई बहुत कम जाती है। साथ ही साथ 2011 में एक समझौता हुआ था इंडिया का जर्मनी के साथ में, जिसमें कि इस बात को लेकर एक एग्रीमेंट किया गया था कि जो भी व्यक्ति डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के साथ में ट्रैवल करता है उसको बिना वीजा के जर्मनी में एंट्री मिलेगी और 90 दिनों के लिए वो बिना वीजा के जर्मनी में रह सकता है। तो ऐसे में प्रज्वल रेवन्ना इसी बात का फायदा उठाते हुए जर्मनी गए थे। हालांकि इस पूरे सिनेरियो में एक बात और जो बताई जाती है, उसमें कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर विदेश जा भी रहा है, उसके बावजूद भी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेने की बहुत जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस केस में, सर्टेन केस में जो बात बताई गई, उसमें यह कहा गया कि पॉलिटिकल क्लियरेंस जो है वो कहीं से कहीं तक भी प्रज्वल रेवन्ना के द्वारा सेंट्रल से लिया नहीं गया था। अब देखिए, इस पूरी बात में आप ये भी कह सकते हैं कि ये पल्ला झाड़ने की कोशिश थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी सरकार की तरफ से भी हुई है, ये बात तय है। अब ऐसे में अगर अभी भी आपको ये समझ में नहीं आया है कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आखिर इतने सारी चीजें ऐसी क्या हो रही हैं, कौन सा केस है, तो आप इस बात को यूं समझिए कि 26 तारीख को हसन में चुनाव थे, 27 तारीख को प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी के लिए निकल जाता है और 28 तारीख को ये पूरा मामला संज्ञान में तब आता है जब एक कंप्लेंट के बारे में बात आती है। और वो कंप्लेंट करी थी प्रज्वल रेवन्ना के घर में काम करने वाली एक महिला ने। उस महिला ने आरोप लगाया था कि प्रज्वल रेवन्ना ने उसके साथ में कुकर्म किया है और एक नहीं बल्कि कई बार किया है। सबसे बड़ी बात इस पूरे सिनेरियो में एक बात यह भी आई कि यार प्रज्वल रेवन्ना ने ये जो भी कुछ किया था वो गन पॉइंट पे भी किया था। तो ऐसे में प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर जब ये संगीन आरोप लगे तो 2500 से भी ज्यादा ऐसे वीडियोस निकलकर सामने आए जिन वीडियोस में इस बात की पुष्टि हुई कि हाँ, यहां पर कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। और इन सब चीजों के होने के बाद में कई सारी बातें और ये होने लगी कि क्या ये चीजें सुनियोजित तरीके से करी जा रही हैं या वाकई में प्रज्वल रेवन्ना इसमें पूरी तरीके से लिप्त है। हालांकि जिस तरह की अभी तक बातें सामने आ रही है उससे एक बात तो क्लियर है कि बंदे ने यहां पर कुछ ना कुछ गलती तो करी। लेकिन यहां पर एक पॉइंट ये भी है कि आखिर कौन कौन से केसेस हैं जो कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दायर किए गए। तो देखिए, 28 अप्रैल को हसन ने एक 47 साल की जो पुरानी मेड थी इनके यहाँ काम करने वाली, उसने कुकर्म के आरोप, एक्सप्लॉयटेशन के आरोप प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर लगाए। एचडी रेवन्ना भी इस मामले में अरेस्ट हुए थे। एक दूसरा जो प्राइमरी एक्यूज था उस मामले में इनको भी गिरफ्तार किया गया था। और प्रज्वल रेवन्ना को ऑब्वियस सी बात है जो वुमेन का जो एडिशनल इंफॉर्मेशन उससे ली गई उस मामले में उसको भी आरोपी बनाया गया। सेकंड केस की बात करें तो ये दायर किया गया था कॉप्स के द्वारा 1 मई को, जिसमें एक 44 साल की महिला ने आरोप लगाया था और उसने अक्यूज किया था प्रज्वल रेवन्ना को कि उसके साथ कई बार कुकर्म करने को लेकर और एक बार उसने गन पॉइंट को लेकर भी कहा था। इस महिला के बारे में यह भी कहा जाता है कि जेडीएस की वर्कर है। जो तीसरी कंप्लेंट है वो फाइल करी गई थी 3 मई को और इसमें एक 60 साल की महिला ने प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर आरोप लगाया था। 60 साल की महिला की यहां पर हम बात कर रहे हैं, 60 साल। लेकिन इस पूरे मामले में एक हैरत कर देने वाली बात यह निकलकर सामने आई जब एनसीडब्ल्यू की तरफ से बात कही गई कि कई सारी महिलाओं को फोर्स किया जा रहा है इस मामले में कंप्लेंट दाखिल कराने के लिए। अब ये एक अलग ही तरह की कहानी है ना, ऑब्वियस सी बात है, जब जांच होगी, जब प्रज्वल रेवन्ना आ ही गए हैं तो इस बारे में पता चल ही जाएगा कि अब क्या कुछ होना है। अब देखिए, कई लोगों को ये लग रहा होगा कि प्रज्वल रेवन्ना क्योंकि गिरफ्तार हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है अब तो उसको सजा होनी पक्की है। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं, ये चीज अभी पक्की नहीं है। एंटीसिपेटरी बेल के मतलब अग्रिम जमानत के ऊपर भी बातचीत आज होनी है, लेकिन इसके अलावा पुलिस को सभी साक्ष्य भी जुटाने होंगे। पुलिस को कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा सबूतों के आधार पर कि वहां पर कुछ ना कुछ गलत काम हुआ था। अब इसके लिए प्राइमरी एविडेंसेस को यहां पर जमा करना सबसे ज्यादा जरूरी काम है। इसमें प्रज्वल के स्टेटमेंट के अलावा जो बाकी के 3 विक्टिम हैं उनका स्टेटमेंट सबसे ज्यादा अहम रहने वाला है। एसआईटी ने इसके अलावा सेकेंडरी एविडेंसेस भी बनाए हैं जिनमें कि लोकेशन को वेरीफाई किया जाएगा, जो वीडियो में दिखाई दे रही है लोकेशन उनको किया जाएगा, जहां पर ये कुकर्म किया गया उन लोकेशंस को कंफर्म किया जाएगा। इसके अलावा वीडियो में जो भी कुछ साउंड्स वगैरह आ रहे हैं उन सबको भी यहां पर वेरीफाई किया जाएगा एंड कंफर्म किया जाएगा कि सिचुएशन जैसी कि बताई जा रही है वैसी है या नहीं। इन सब के अलावा एसआईटी काफी सारे टेक्निकल डेटा का भी इस्तेमाल कर रही है, जैसे कि जिस समय के वीडियोस हैं उस समय के जो फोन टावर के कारण जो लोकेशन निकलकर सामने आती है आरोपियों की, उन लोकेशंस को यहां पर ध्यान में रखा जाएगा, एक्यूज की भी और विक्टिम की भी। उन दर्जन भर महिलाओं के भी स्टेटमेंट यहां पर रिकॉर्ड किए जाएंगे जो कि इस पूरी घटना की विटनेस रह चुकी है या तब उस प्रेमाइसिस मौजूद थी। इसके अलावा एसआईटी ने प्रज्वल के क्वार्टर से, जो उसका सरकारी आवास था, वहां से बेड्स को, कॉट्स को और फर्नीचर को भी जब्त किया है जो कि वीडियोज में दिखाई दिए। उसके वॉइस सैंपल्स की बात मैंने आपको बताई दी, उसका डीएनए सैंपल भी लिया जाएगा एंड ऑब्वियस सी बात है जो सोर्सेज की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन इसके अलावा निकल के आई थी उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। लेकिन ऐसे में अब एक बड़ी बात आ जाती है कि प्रज्वल अगर इस मामले में आरोपी पाया जाता है तो उसको कितने समय की जेल हो सकती है। तो देखिए, धाराओं के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आईपीसी की धारा 354 ए जो इनके ऊपर लगाई गई है, इसमें यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है।
जिसमें कि दोषी पाए गए शख्स को अधिकतम 3 साल की सजा और जुर्माना लगाया जाता है। दूसरी धारा इनके ऊपर लगाई गई है 354D, गलत नीयत से किसी महिला का पीछा करना, जिसके ऊपर ये एक्शन लिया जाता है और दोषी पाए जाने पर इसमें 5 साल की सजा होती है और अधिकतम जुर्माना होता है। तीसरी जो धारा है वो है धारा 506 की। ये आपराधिक धमकी देने का के ऊपर जो एक्शन लिया जाता है उस दौरान ये धारा लगती है और इसमें दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा और जुर्माना होता है। और आखिरी है आईपीसी की धारा 509, जिसमें किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचा जाने की बात होती है और इसमें आरोप अगर सिद्ध होता है तो 3 साल की सजा होती है, मतलब कि अधिकतम सजा इसमें 7 साल की है। अब आप मुझे बताइए, आप लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।